नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो पीटी और वीडियो परीक्षा के लिए ये जीएस का मॉक टेस्ट नंबर 10 है, जो कि अब हम करेंगे शुरू। और वीडियो की शुरुआत में मैं आपके लिए एक प्रश्न लेकर आता हूँ। इसका उत्तर आपको नीचे कमेंट करके लिखना होता है। बताइए फटाफट कि पंडित बिरजू महाराज का 17 जनवरी 2022 को 83 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया, तो उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो प्रश्न बहुत ही आसान है और इसका उत्तर फटाफट नीचे आप लोग कमेंट कर दीजिए। और ये हैं पंडित बिरजू महाराज जी, जो कि अब हमारे बीच नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का मॉक टेस्ट। और हाँ, इसका आंसर आप लोग जरूर लिखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। बताइए कि आयशा मलिक को किस देश के सर्वोच्च न्यायालय में पहली बार एक महिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया? तो प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसका आंसर आप लोग गेस कीजिए। इसका आंसर फ्रेंड्स 24 जनवरी 2022 को आयशा मलिक को पाकिस्तान की सर्वोच्च न्यायालय में पहली बार महिला न्यायाधीश बनाया गया। तो सही जवाब इसका क्या है? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2022 में भारत सरकार के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आपके ऑप्शन है के बी सुब्रमण्यम, वी अनंत नागेश्वरन, उर्जित पटेल या नन। और सही आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि वी अनंत नागेश्वरन को 28 जनवरी 2022 को भारत सरकार के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। ठीक है, याद रखना। और इन्होंने किसकी जगह ली थी? के बी सुब्रमण्यम की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से कितने बच्चों को वर्ष 2022 में सम्मानित किया गया है? तो प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। बताइए कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 में कितने बच्चों को वर्ष 2022 में सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका आंसर हो जाएगा कुल 29 बच्चे। ठीक है, और इन 29 बच्चों में लड़के कितने थे? लड़के थे 15 और लड़कियों की संख्या कितनी थी? 14। ठीक है, 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने इन्हें सम्मानित किया था। यह एक वर्चुअल आयोजन था क्योंकि कोविड जो था वो अभी समाप्त नहीं हुआ था, और इसलिए इन बच्चों को जो है 1-1 लाख रुपए और प्रमाण पत्र भेजे गए थे इनके खातों में। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रश्न है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से उत्तर प्रदेश के किन किन बच्चों को सम्मानित किया गया? तो उत्तर प्रदेश के भी 4 बच्चे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार सम्मान 2022 से सम्मानित किए गए। इन बच्चों के नाम कौन कौन से हैं? देखिए, अभिनव कुमार चौधरी जो कि एक समाज सेवी हैं, चंधारी सिंह चौधरी जो कि खेल से संबंधित हैं, जिया राय ये भी खेल से संबंधित हैं, और मोहम्मद सादा, ये 4 बच्चे हैं। सही जवाब बनेगा उपरोक्त सभी। तो इन सबको प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, 73वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर कितने सौर चक्र प्रदान किए गए, शामिल किए गए? तो फ्रेंड्स इसका आंसर बताइए फटाफट। और इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स कुल मिला के 12। ठीक है, और इन 12 में 9 सौर चक्र मरणोपरांत प्रदान किए गए थे। अच्छा, प्रश्न ये भी आ सकता है एग्जाम में कि 73वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर कुल कितने वीरता पुरस्कारों को घोषित किया गया था? तो जो कुल वीरता पुरस्कार दिए गए उनकी संख्या कितनी थी? तो फ्रेंड्स याद रखना कि कुल पुरस्कार जो कि वीरता से संबंधित थे, इनकी संख्या थी 384। इसमें 12 सौर चक्र थे। फिर अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल की विजेता कौन रही? तो ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट आएगा और इसका आंसर बन जाएगा क्या? एश्ले बार्टी। अच्छा, क्या आप बता सकते हैं कि एश्ले बार्टी किस देश से संबंधित है, किस देश के खिलाड़ी हैं? तो ये ऑस्ट्रेलिया की ही खिलाड़ी हैं। अच्छा, ये बताइए कि पुरुष एकल का खिताब किसने जीता था? मेन सिंगल्स का। तो मेन सिंगल्स का खिताब जीता था किसने? राफेल नडाल ने, जो कि स्पेन से हैं। ठीक है, तो याद रखना इसको भी। अगला क्वेश्चन है, सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, और ये प्रश्न कई बार पूछा भी जा रहा है। सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 का आयोजन हुआ था बाबू बनारसी दास के इंडोर स्टेडियम में
तो इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? लखनऊ में। ऑप्शन ए करेक्ट है। और इसमें जो महिला सिंगल्स का खिताब था वो किसने जीता था? वो जीता था पीवी सिंधु ने। जबकि पुरुष सिंगल्स के लिए यानी कि मेल सिंगल्स का जो फाइनल था वो खेला नहीं जा सका बिकॉज ऑफ, क्योंकि उसमें जो दोनों खिलाड़ी पहुंचे थे फाइनल में दोनों कोरोना पॉजिटिव थे, तो फाइनल नहीं खेला गया। ठीक है, फिर देखिए अगला क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। बताइए कि हॉर्नबिल फेस्टिवल इसका आयोजन किस प्रदेश में किया जाता है? हॉर्नबिल फेस्टिवल इसका आयोजन कहाँ पर किया जाता है? तो फ्रेंड्स प्रतिवर्ष इसका आयोजन होता है नागालैंड में। ठीक है, नागालैंड में दिसंबर के महीने में इसका आयोजन किया गया। नागालैंड की राजधानी का नाम बताइए। कोहिमा। तो कोहिमा के निकट ही इसका आयोजन किया गया और इसकी शुरुआत कब से हुई थी? वर्ष 2000 से। ठीक है, वर्ष 2000 से हॉर्नबिल फेस्टिवल को स्टार्ट किया गया था स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा यानी कि नागालैंड सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, बताइए कि दुनिया के पहले जीवित रोबोट्स जिसका नाम है जेनोबोट्स, इसका नाम क्या है? जेनोबोट्स। तो जेनोबोट्स पर आपको विचार करना है। ये है जेनोबोट्स। अब देखो इसका मुंह जो है मेढक का है, बाकी जो पार्ट्स आप देख ही रहे हैं। तो कथन देखिए, यह रोबोट प्रजनन करने में क्या सक्षम होगा? हाँ, ये जवाब बिल्कुल सही है, यह रोबोट प्रजनन करने में सक्षम होगा। वैज्ञानिकों ने इसे अफ्रीकी मेढक के स्टेम सेल से बनाया है, ये भी करेक्ट है। इसे वर्मोट्स विश्वविद्यालय, टफ्ट्स विश्वविद्यालय और हार्वर्ड विश्वविद्यालय के वायस इंस्टीट्यूट फॉर बायोलॉजिकल इंस्पायर्ड इंजीनियरिंग के वैज्ञानिकों ने बनाया है। तो तीनों कथन यहाँ पर सही है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। और ये वाकई काफ़ी दिलचस्प लगा था मुझे, ये क्वेश्चन जब मुझे मिला था तो बहुत ही दिलचस्प लगा था और उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न एग्जाम में भी आ सकता है, क्योंकि ये दुनिया का पहला जीवित रोबोट है जो कि अपनी रिपेयरिंग भी कर लेगा और अपने जैसे बच्चों को पैदा भी करेगा। है ना कमाल की बात। मुझे तो हॉलीवुड की फिल्में याद आ रही हैं जिसमें मशीनें और इंसानों में लड़ाई छिड़ जाती है कि कौन बड़ा है, जो लड़ेगा वो बचेगा। चलो अगला क्वेश्चन है कि भारत में कुल कितने टाइगर रिजर्व हो गए हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्रश्न एग्जाम में ये भी बन सकता है, खैर वो मैं बाद में पूछूंगा। पहले ये बताइए कि भारत में कुल कितने टाइगर रिजर्व हो गए हैं? तो इसका आंसर है कुल मिला के अब 53 हो गए हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन करता हूँ, बताओ कि 52वां टाइगर रिजर्व कौन बना था और 53वां कौन बना था? फटाफट बताओ। याद है 52वां बना था राजस्थान का रामगढ़ विषधारी और 53वां कौन सा बना था? छत्तीसगढ़ का गुरु घासीदास, छत्तीसगढ़ का जो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान था। और उसी के साथ साथ एक और वन्यजीव अभयारण्य था जिसको जोड़ा गया था, तो उसका नाम क्या था बताओ? पिंगला, तमोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है, तो कुल अब कितने टाइगर रिजर्व हो गए हैं? 53 हो गए हैं। अच्छा, कूनो वाला याद रखना कि चीतों को लाकर कहाँ पर छोड़ा गया है? तो मध्य प्रदेश के कूनो वन्य अभयारण्य में, कूनो राष्ट्रीय उद्यान भी है। तो अगला क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक स्थल नवदा टोली किस नदी के दोनों ओर स्थित है? अब ये चर्चा में रहा स्थल है तो एग्जाम में आ सकता है। अगर पेपर सेटर करंट अफेयर का शौकीन हुआ तो इस क्वेश्चन को जरूर ले आएगा, क्योंकि ये स्टैटिक जीके का भी क्वेश्चन है। तो नौदा टोली किस नदी के दोनों ओर स्थित है? सबसे पहले तो नौदा टोली की लोकेशन याद करो। इसकी लोकेशन आपको मिलेगी मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कौन सी नदी बहती है? नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी के दोनों ओर ये स्थित है, ये लोकेशन है। ठीक है, इंदौर से 60 मील दूर दक्षिण की ओर मिलेगा आपको नौदा टोली और यह नर्मदा नदी के किनारे है। सबसे ज़्यादा अनाजों का ढेर यहीं पर मिला था, सबसे बड़ा ग्रामीण स्थल भी यहाँ पर मिला था। मालवा संस्कृति का प्रतिनिधि स्थल माना जाता है नौदा टोली को। ठीक है, समझ गया। और हाँ, इसकी खुदाई कब हुई थी? एग्जाम में ये भी आ सकता है। तो 1957-58 में इसकी खुदाई की गई थी। अगला क्वेश्चन है, इब्राहिम शाह सरकी का जौनपुर पर शासनकाल कब से कब तक रहा? तो जो लोग जौनपुर से संबंधित हैं उन लोगों को ये तस्वीर देखते ही बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि तस्वीर, ये किला अभी तक मौजूद है और इसके संरक्षण का पूरा प्रयास किया जा रहा है, लेकिन तब इसकी जो पोजीशन थी वो भी आप देख सकते हैं। तो इब्राहिम शाह सरकी, ठीक है, इब्राहिम शाह सरकी जो था वो सरकी वंश का सबसे योग्य शासकों में से एक माना जाता है। उसका शासनकाल रहा 1402 से लेकर 1440 तक। ठीक है, और इब्राहिम शाह सरकी से पहले जौनपुर पर किसका शासन था? तो फ्रेंड्स याद रखना इसके बारे में, मैं आपको नाम बताता हूँ, थोड़ा मैं लिखता हूँ। इनका नाम था करण फूल मुबारक शाह। मलिक पूरा नाम था मलिक करण फूल मुबारक शाह। तो मलिक करण फूल मुबारक शाह के बाद कौन आया था? इब्राहिम शाह सरकी, 1402 से लेकर 1440 तक। अगला क्वेश्चन है, सरदार ऊधम सिंह का वास्तविक नाम क्या था?
अब ये प्रश्न मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट में रखता हूँ। तो बताओ कि सरदार ऊधम सिंह का वास्तविक नाम क्या था? तो ये हैं आपके ऑप्शन। सही आंसर क्या इसका क्या बनेगा? ऑप्शन बी, यानी कि शेर सिंह। जी हाँ फ्रेंड्स, शेर सिंह। देखो एक्चुअली में 1933 में शेर सिंह जी को पासपोर्ट बनवाना हुआ, तब उन्होंने अपना नाम रख लिया था ऊधम सिंह। अच्छा, ऊधम सिंह से आपको याद आता होगा, ऊधम सिंह ने 13 मार्च 1940 को लंदन में जाकर माइकल ओडवायर को गोली मार दी थी। और माइकल ओडवायर का नाम आपको याद होगा, ये जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित है। उसी ने वहाँ पर गोली चलवाई थी, जिसको लंदन में जाकर 1940 में मारा था ऊधम सिंह जी ने। हालांकि इनको पकड़ लिया गया और ब्रिटेन में मुकदमा चला था। फिर 4 जून 1940 को इनको हत्या का दोषी बताया गया और फिर 31 जुलाई को 1940 में इनको ब्रिटेन में ही फांसी दे दी गई थी। अच्छा हाँ, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो संगरूर जिला पंजाब में है। 26 दिसंबर 1899 में इनका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत में 16 महाजनपदों का अस्तित्व मिलता है। तो इसकी जानकारी किन किन ग्रंथों से प्राप्त होती है? ये जो 16 महाजनपद हैं, इनके बारे में सबसे पहले जो जानकारी मिलती है वो बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ दोनों से मिलती है, अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र में। एक्चुअली में अंगुत्तर निकाय में 12 जनपदों का नाम मिलता है, लेकिन 16 जनपदों के बारे में कहा गया। भगवती सूत्र में सभी 16 जनपदों के नाम मिलते हैं। और तमिल ग्रंथ शिल्पाधिकारम में सिर्फ 3 जनपदों के नाम मिले हैं। तो सही जवाब बनेगा ऑप्शन डी, केवल ए और बी, याद रखना। बताओ कि कनिष्क बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय का अनुयायी था? अच्छा, बौद्ध धर्म की कितनी संगीतियां हुई हैं अब तक? 4 हुई हैं। उसमें जो चौथी संगीति हुई थी वो कनिष्क के शासन में ही हुई थी। कहाँ पर हुई थी? कुंडलबन में। आपको याद आ रहा होगा, मैंने कई बार पढ़ाया भी है। कुंडलबन कश्मीर में बौद्ध धर्म की चौथी संगीति हुई थी। और इसी धर्म में जो बौद्ध धर्म था वो 2 यानों में बदल गया, यानी कि इसके 2 पार्ट हो गए, एक हीनयान दूसरा महायान। और कनिष्क जो था वो बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय को मानता था। तो यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका उत्तर बनेगा। अच्छा, एक बात मैं आपको याद दिला दूं कि बौद्ध धर्म की जो 4 संगीतियाँ हुई थी, जो पहली संगीति हुई थी वो कहाँ पर हुई थी? राजगिरी में हुई थी। ये आपको याद रखना होगा। कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में। दूसरी जो संगीति हुई वो कहाँ पर हुई थी? वैशाली में हुई थी। वो कब हुई थी? 100 साल के ठीक बाद 383 ईसा पूर्व में हुई। फिर 251 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र, यानी कि पटना कर लीजिए, पाटलिपुत्र में 251 बीसी में तीसरी होती है। और चौथी जो बौद्ध संगीत हुई थी कब हुई थी? 1, 2, 3 और चौथा जो हुआ ये कश्मीर में हुआ था, ईसा की प्रथम शताब्दी में। ठीक है, तो इसको आप याद रखना। अगला क्वेश्चन है, प्रथम जैन समिति किसने आयोजित की? अच्छा, क्या आप बता सकते हैं कि जैसे समिति या संगीत एक ही होता है, संगीत का मतलब महासभा से होता है, क्या आप ये बता सकते हैं कि जैन संगीतियाँ कुल कितनी हुई हैं? यानी कि जैन संगीतियों की कुल कितनी संख्या है? जैसे कि बौद्ध धर्म में 4 संगीतियाँ हुई थी, उसी प्रकार से जैन धर्म में कुल 2 संगीतियाँ हुई। ठीक है, इसको भी रट लेना। और जो पहली जैन संगीति थी वह जैन समिति, जैन महासभा, उसको आहूत किया गया था स्थूलभद्र के द्वारा। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। और इसी के साथ ये भी मैं आपको बता दूं कि जो पहली जैन संगीति थी, ठीक है, पहली के बारे में बात कर रहा हूँ, पहली जैन संगीत, तो इसका आयोजन कब हुआ था? इसका आयोजन हुआ था 300 ईसा पूर्व में। किसने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। याद आ गया ना? चंद्रगुप्त मौर्य ने इसका आयोजन करवाया था। कहाँ पर करवाया था? तो पाटलिपुत्र में। ठीक है, और इसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। तो ये तो बात हो गई पहली जैन संगीत की। अब बात करते हैं जो दूसरी जैन संगीति थी उसके बारे में भी जान लीजिए। ठीक है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अच्छा, पहली जैन संगीत के अंतर्गत 2 महत्वपूर्ण कार्य हुए थे। जैन धर्म जो था वो श्वेतांबर और दिगंबर में बदल गया। श्वेतांबर सफ़ेद वस्त्र पहनते थे, दिगंबर बिल्कुल नंगे रहते थे। ठीक है, वो कुछ नहीं पहनते थे। और 12 अंगों का संपादन किया गया था। ये चीज़ें संबंधित हैं पहली जैन संगीति से। अब बात करते हैं दूसरी जैन संगीत के बारे में। तो दूसरी जैन संगीत यानी कि दूसरी जो जैन महासभा हुई थी वो कब हुई थी? 512 AD ईस्वी में हुई। इसकी अध्यक्षता की गई थी देवर्षि क्षमा श्रवण के द्वारा और इसका आयोजन हुआ था वल्लभी, गुजरात में। ठीक है, तो इतने पॉइंट्स आपको बिल्कुल रट लेने हैं। अगला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज द्वारा उल्लेखित
एग्रोनोमई कौन थे? मैगस्थनीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या आप बता सकते हैं कि मैगस्थनीज किसके दरबार में आया था? मैगस्थनीज आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। और ये कहाँ से आया था? तो यह एक ग्रीक था, यानी कि यह यूनान से आया था। तो जो एग्रोनोमई थे वो नगर के अधिकारी कहे जाते थे। मैगस्थनीज की एक किताब भी है जो कि मिलती तो नहीं है, लेकिन इसका अंश कुछ किताबों में मिलता है, जिसका नाम है इंडिका। इंडिका, ठीक है। और मैगस्थनीज का जन्म कब हुआ था? 350 BC में हुआ था। और इंडिका के बारे में याद रखना। अगला क्वेश्चन है, सीरिया का राजदूत डायमेकस, डायमेकस ये स्टेच्यू है, तो कल्पना करिए कि डायमेकस कैसे रहे होंगे। तो डायमेकस सीरिया के राजदूत थे। ये किस मौर्य शासक के दरबार में आए थे? तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन बी, बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? बिंदुसार था। बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन बना था? अशोक बना था। अशोक का उत्तराधिकारी कौन बना था? कुणाल बना था। तो ये बिल्कुल क्रम से मैंने लिखा है ताकि आपको अच्छे से याद रहे। तो सही जवाब इसका बनेगा क्या? ऑप्शन बी, ठीक है, बिंदुसार। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी युग में भारतीय ग्लैड स्टोन की उपाधि किसको मिली थी? भारतीय ग्लैड स्टोन की उपाधि मिली थी दादा भाई नौरोजी को। ऑप्शन ए करेक्ट है। तो कितना शानदार व्यक्तित्व था इनका, ये भी देखने वाली बात है। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट को लिखने का जो जिम्मा था वो किसे सौंपा गया था? इसका आंसर है ऑप्शन ए, महात्मा गांधी को। तो 1919 में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। जनरल डायर ने गोली चलाने की मतलब आदेश दिया था, और इसके बाद 1940 में इसकी हत्या कर दी गई थी। किसने किया था? सरदार ऊधम सिंह जी ने, ब्रिटेन में जाकर। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। हालांकि 2022 में भी आपको ऐसी तस्वीर वहाँ पर मिलेगी, गोलियों के निशान अभी भी वहाँ पर आपको मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के साथ किस मुसलमान ने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? तो ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूपीपीएससी आजकल ऐसे क्वेश्चन पर बहुत फोकस कर रहा है। तो इसका आंसर बनेगा शौकत अली। तो सही जवाब इसका क्या है? ऑप्शन ए है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने अपनी किस पुस्तक में ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वेश्या की संख्या दी है? तो ये बात कही गई है हिंद स्वराज में, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो महात्मा गांधी ने कई सारी किताबें लिखी हैं, उसमें सत्य के साथ मेरे प्रयोग, जो कि उनकी आत्मकथा कही जाती है, मेरे सपनों का भारत, ग्राम स्वराज वगैरह जो है, ये कई किताबें उन्होंने लिखी हैं। हिंद स्वराज में उन्होंने लिखा है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट एक बांझ और वेश्या की तरह व्यवहार कर रही है। अगला क्वेश्चन है, लॉकडाउन के दौरान भारत सरकार के द्वारा प्रयुक्त असाधारण शक्तियों को विधिक अधिकार निम्नलिखित में से किन कानूनों से प्राप्त हुआ? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट 1897। तो मतलब यही दोनों एक्ट थे जिसके द्वारा भारत सरकार को असीमित शक्तियां प्राप्त हुई थी। और लॉकडाउन तो वाकई ऐतिहासिक था, न तो हमारे पहले वाली पीढ़ी ने देखा और न ही शायद हमारे बाद वाली पीढ़ियां इसे देख पाएंगी। पूरी दुनिया बंद, एकदम क्लोज। अगला क्वेश्चन है, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। अंग्रेजी का भी आधिकारिक कार्यों के लिए प्रयोग किया जाएगा, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये लिखा गया है अनुच्छेद 343(1) में, रट लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? देखो फ्रेंड्स, नोट्स बनाते हुए आगे बढ़ो, ठीक है। जो भी प्रश्न आपको नहीं आते हैं उसको फटाफट नोट करो, वीडियो को पास करो, नोट करो, और जो भी फैक्ट आपको अच्छे लगते हैं सब नोट करो, क्योंकि एग्जाम के लिए सभी बिंदु बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल टू दी पॉइंट ही मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आ रहा हूँ, ठीक है। तो मोल्लेम कहाँ पर मिलेगा आपको? मोल्लेम नेशनल पार्क मिलेगा आपको गोवा में, ठीक है। तो चलो, हो गए आज के 25 प्रश्न, और मैं उम्मीद नहीं विश्वास करता हूँ ये सेट आपके लिए बहुत ही उपयोगी रहेंगे। रोज़ दोपहर 1 बजे बिल्कुल याद रखना कि आपको ये प्रैक्टिस सेट अवेलेबल कराया जाता है। अच्छा, रात 9 बजे आपको रीजनिंग की जो क्लास है उसको भी ज्वाइन करना है, ठीक है। रात 9 बजे आपको वीडियो मिलेगा रीजनिंग का, और इसमें हम क्या पढ़ाएंगे? पेट के लिए रीजनिंग और मैथ दोनों। ज़्यादा प्रश्न नहीं होंगे, प्रतिदिन 5 प्रश्न ही सिर्फ हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन यही 5 प्रश्न आपको लीड कराएंगे, एग्जाम में सबसे आगे रखेंगे। और हाँ, ये जो टेस्ट सीरीज आप देख रहे हैं ये RO खंड शिक्षा अधिकारी, SSC CGL, और जो लोग TGT VGT तैयारी कर रहे हैं जिसमें उनका सब्जेक्ट है हिस्ट्री है, इकोनॉमिक है, पॉलिटी है और ज्योग्राफी है, तो इससे भी आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। जो लोग TGT के लिए भी इस सेट को देख रहे हैं, तो प्रतिदिन देखते रहिए और एंजॉय करते रहिए। धीरे धीरे आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। कहते हैं कि गागर से ही सागर भरता है।
थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद, प्लीज डू लाइक एंड शेयर।